नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, तीनों क्षेत्रकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यही दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं का चरित्र भी है। तो बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ। आइए दोस्तों, चलते हैं। मित्रों, पहले हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के की कुछ भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर माने तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? अगर मैं आपको एक बेहतरीन ढंग से अगर समझाऊं तो जो आपको एकदम समझ में आ जाए इतना ही समझिए। जो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनका जो मौद्रिक मूल्य होता है यही क्या है? जीडीपी है। मैं इसी लेक्चर में इसे आगे और ज़्यादा क्लियर करूंगा। मौद्रिक मूल्य मतलब जितना भी सारा सामान है उसको बेच दीजिए, यानी उसको पैसे में बना लीजिए। ठीक है, यानी सबका पैसा। ठीक है, वो सामान नहीं, ये नहीं कि गेहूं है तो गेहूं नहीं, गेहूं का अगर 2 क्विंटल गेहूं है तो 2 क्विंटल गेहूं का पैसा कितना होगा, वो मौद्रिक मूल्य कहलाता है। चलिए, तो सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहले छठी थी लेकिन अभी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति क्षमता, इसके बारे में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन है। इसके बाद दोनों ही दृष्टियों से अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय क्षेत्र की एक प्रमुख ब्रिटिश कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अपनी एक अध्ययन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि यदि सब कुछ अपेक्षित दर से बना रहा तो विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2050 तक, जबकि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी ये 2050 तक। वर्तमान अर्थव्यवस्थाएं उथल पुथल की स्थिति में आप देख ही रहे हैं, कोरोना ने भी काफ़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। खैर, ये देखने का मुद्दा होगा, क्यों? क्योंकि सारा विश्व इससे प्रभावित हुआ है, केवल अकेले भारत नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों कि संसाधन के रूप में अगर हम मानव पूंजी को, यहाँ जरूरी है समझना, चूंकि भारत की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मानव। तो मानव ही संसाधन की सबसे बड़ी, जहां मानव यानी जनसंख्या उतनी नहीं है वहां भी मानव को किस तरीके से पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जापान जैसे देश। तो आइए मानव पूंजी को समझते हैं। तो जनसंख्या क्या है? अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में जनसंख्या को जाना जाता है। तो यहाँ पे संसाधन के रूप में जनसंख्या वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। सिंपल भाषा में समझिए कि अगर एक घर में 10, अर्थव्यवस्था को समझना है अपने घर के लेवल पे समझिए। अगर आपके घर में 10 लोग हैं और कमाने वाला एक हो तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? यानी जो अन्य 9 लोग हैं वो तो भार है ना, वो केवल जनसंख्या है, वो अर्थव्यवस्था पर एक दायित्व है, वो संसाधन नहीं है। लेकिन यही घर में अगर 10 लोग हों और कमाने वाले 2 लोग हो जाएं, 3 लोग हो जाएं, तो अब सभी क्या हो गए? यानी 2 और 3 लोग ये संसाधन के रूप में बदल गए। तो बस यही। तो भारत की जितनी जनसंख्या है उनको या तो आप नकारात्मक रूप में देखिए, लेकिन अगर उसका सकारात्मक पहलू है तो उनको क्या कीजिए, आप कार्यशील जनसंख्या में बदलिए। एक एक पहलू मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, साथ बने रहिए। मानव पूंजी, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या किस में बदल जाती है? मानव पूंजी में बदल जाती है, यानी वो आउटपुट देने लगती है। कैसे? आइए बारीकियों को आगे समझते हैं। मानव पूंजी निर्माण होता कैसे है? ये जो हमारी जनसंख्या, इसका नकारात्मक पहलू क्या है कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याएं, कि जनसंख्या को भोजन नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, स्वास्थ्य नहीं मिलता, लोग लगातार चिल्लाते हैं, ये नकारात्मक पहलू है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू क्या है कि लोगों को शिक्षा दिया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, चिकित्सा सेवाओं द्वारा लोगों को और विकसित किया जाए। इस तरीके से वो एक मानव पूंजी में तब्दील होंगे, क्योंकि वो शिक्षित होंगे तो योगदान करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ेगा। कौशल रहेगा, प्रशिक्षण, अगर कोई कौशल रहेगा तो कुछ ना कुछ करके कुछ पैसे की आमदनी, 4 पैसे की आमदनी करके अपना बोझ हल्का कर पाएंगे और जनसंख्या यानी अर्थव्यवस्था पर दायित्व नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से यह देश
यह जनसंख्या देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि की भागीदार बनती है। अर्थात मानव पूंजी में अगर निवेश किया जाए तो भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान होता है। इसलिए सरकारें लगातार मानव पूंजी में निवेश की भी बात करती रहती है और करती भी हैं। दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनसीईआरटी के संदर्भ से ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको किताबें पढ़नी है तो एनसीईआरटी की 9th 10th और 11th की अर्थव्यवस्था की किताब पहले पढ़िए। जब ये पढ़ लीजिएगा उसके बाद 12वीं की किताब उठाइएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अर्थव्यवस्था की आपकी किताब। तो अगर किताब अर्थव्यवस्था की पढ़नी है तो पहले एनसीईआरटी की 9th 10th 11th 12th की किताब, 9th 10th 11th की किताब पढ़िए, फिर 12वीं की। चलिए, तो एक पिता माँ, दो एग्जाम्पल है जहाँ पे एक पिता कृषक है और माता गृहिणी है। उनके बेटे ने मैट्रिक पास किया यानी 10th पास किया 12 वर्ष की आयु में। बेटे का आगे मन लगाकर बेटा पढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है। जब पढ़ाई में मन लगता है तो पिता जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। कर्ज के बाद ये जो है वो पढ़ लिख कर सफल इंजीनियर बन जाता है। और इस तरीके से जब सफल इंजीनियर बनता है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, वो अपने कार्य में मन लगाता है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बी देखिए, बी का पिता यानी बी के पिता मछुआरे हैं जबकि माता गृहिणी है। लड़के ने मैट्रिक पास किया लेकिन लड़के का आगे पढ़ाई में मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक तो पृष्ठभूमि वैसी नहीं रही पढ़ाई लिखाई की, दूसरा पिता भी चाहते हैं कि हमारा बेटा क्या करे, यही मछुआरा जो व्यवसाय है वही अपना ले। तो अंततः बी भी मछुआरे का काम करता है। अब इसके कारण लगातार पानी में जाना और इन सब परिस्थितियों में, क्योंकि उस काम में उसका उतना मन नहीं लगता तो उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहता। इस तरीके से ए की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान करती है, प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो सफल इंजीनियर बना, 4 पैसे का आदमी बना। इस तरीके से वो अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं है और अपने कार्य से कुछ योगदान भी दे रहा है। तो ए कुशल श्रमिक का वेतन पा रहा है जबकि बी के पास भी स्किल है, मछुआरे का स्किल, लेकिन वो अकुशल श्रमिक के अनुसार वेतन पा रहा है। तो इस तरीके से स्किल्ड हो गया ए और नॉन स्किल्ड हो गया बी। यही है, ए जो है कि पूरी संभावना है कि वो स्किल्ड यानी संगठित क्षेत्र में चला जाए जबकि बी अनस्किल्ड यानी असंगठित क्षेत्र में रहे। आगे देखते हैं, इसे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से मानव संसाधन में यानी शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने पीछे देखा ही। अगर मानव संसाधन में निवेश किया जाए तभी तो सरकारें शिक्षा में, चिकित्सा में लगातार निवेश करती हैं। तो इससे भी अच्छा, जैसे जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, वह एक विकसित धनी देश है इस समय। उसने क्या किया, अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया, उसमें निवेश किया, लगातार आयात किया। जैसे भारत से कच्चा लोहा खरीदा और अपने यहाँ कच्चे लोहे से प्रोडक्ट बनाने लगा। और इस समय जापान जो है वो लोहे यानी इस्पात का सबसे बड़ा बाजार है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इस्पात यानी लोहे का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश है? तो जापान है। तो आगे देखते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्रक देख लेते हैं। ये हर अर्थव्यवस्था का चरित्र है। अब यहाँ से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य चरित्र पर भी आते हैं। तो ए और बी की तरह लोग विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक वे होते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीधे करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, जैसे कृषि हो गई, वानिकी हो गई, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र हो गया। फिर उत्खनन हो गया। इसके बाद कृषि एवं सहायक क्षेत्र जैसे दूध विक्रेता, मछुआरा, माली, टोकरी यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर के जितने भी क्षेत्र हैं या व्यवसायी हैं वो सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से ही उत्पादन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं की जाती है बल्कि निर्मित की जाती है, जिनका इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, एक निर्माण एक विनिर्माण। निर्माण वे होता है जिसमें कोई स्थायी चीजें बनाई जाए, जैसे भवन। तो भवन क्या हो गया? ये निर्माण हो गया। 2 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1 लाख साल तक यानी
होते हैं इमारतें तो बहुत पुरानी पुरानी मिलती हैं। तो इस तरीके से ये हो गई, ये निर्माण हो गया। जबकि विनिर्माण जिसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ उत्पादन किया जाए, ये विनिर्माण होता है। जैसे कपास के पौधे से रेशा प्राप्त होता है, उससे सूत काट कर कपड़ा बुना जाता है, तो कपड़े का जो उत्पादन हुआ ये विनिर्माण क्षेत्र हो गया। मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से भवनों का निर्माण होता है, ये निर्माण क्षेत्र हो गया। तो निर्माण और विनिर्माण दोनों आप समझ गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर ही सेकेंडरी सेक्टर है, यानी द्वितीय क्षेत्र है। दर्जी किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन से सीधे नहीं कपड़ा बना रहा है। फिर गन्ने से गुड़ या चीनी का बनना किस में है? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन होता है, सेवाओं यानी सर्विस का, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें। तो सेवा क्षेत्रक सभी किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्रक में। पुजारी, कुरियर वाला, फिर महाजन, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर के कर्मचारी, सब सर्विस सेक्टर में है। तो ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तीनों क्षेत्रकों को आपने समझा, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है और तृतीय क्षेत्र क्या है। इन तीनों क्षेत्रकों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रक भी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं, वर्तमान समय में इनका उपयोग होता है। जैसे एक है क्वार्टनरी सेक्टर यानी चतुर्थार्थिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब क्या है? क्वार्टनरी सेक्टर में। इसके बाद है पंच संख्यक क्षेत्र, ये है क्विनरी सेक्टर। इसके अंतर्गत समाज में उच्च स्तर के निर्णय लेने के लिए अन्य किसी पर निर्भर होना पड़ता है। तो इसमें इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभ संस्थान यानी एनजीओ आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा वस्तु क्षेत्रक एवं गैर वस्तु क्षेत्रक, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? क्षेत्रक कहा जाता है। तो कमोडिटी सेक्टर किसे कहते हैं? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के सम्मिलित रूप को। इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है। दरअसल ये क्या है? क्षेत्रक नहीं, ये वस्तु क्षेत्रक है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वस्तु क्षेत्रक कहते हैं। जबकि सेवा क्षेत्रक में गैर वस्तु क्षेत्रक कहते हैं। जो तीसरा है सेवा क्षेत्रक, उसे किस में शामिल किया गया है? गैर वस्तु क्षेत्रक में। असंगठित और संगठित क्षेत्र देख लेते हैं। ऐसी इकाइयां जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का नियमित लेखांकन करती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाती हैं, और अनऑर्गेनाइज जो ऐसा नहीं करती। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में डिटेल में मैं आगे भी बताऊंगा। यहाँ बस मैंने आपको एक भूमिका दी। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।